चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है ट्रेन रिलेशन वाला। और ट्रेन रिलेशन, जिसको हिंदी में ट्रेन संबंधित प्रश्न भी कहे जाते हैं, और ये ट्रेन संबंधित प्रश्न आपके पूरी तरीके से समय दूरी दौड़ पर आधारित है। समय दूरी दौड़ से मतलब ये हो गया कि टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, और टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आपको 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए या बेसिक बात पता होनी चाहिए कि भाई चाल क्या होती है। यानी टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, अगर उसको पढ़ना है, समझना है, तो एक तो आपको चाल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दूसरा आपको समय, और तीसरा दूरी। इन 3 कंडीशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि भाई चाल को लेके आपको फॉर्मूला हमेशा से आपको याद है, या फिर बचपन से हम जैसे 8th क्लास में 10th क्लास में इन फॉर्मूले को हमने खूब पढ़ा हुआ है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चाल बराबर जो दूरी बटा समय का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला या फिर ये जो बेसिक है वो इसमें भी लगने वाला है। ऐसी प्रत्येक चीज जो कुछ समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, वो सारी की सारी टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होती है। उन सब में कुछ न कुछ चाल होती है। एक व्यक्ति अपने एक स्थान से दौड़ता हुआ दूसरे स्थान पर पहुंचता है, तो इस कंडीशन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में उसको कुछ समय लगा होगा। क्या लगा होगा? कुछ समय लगा होगा। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पहुंच गया है, तो उसने कुछ दूरी तय की होगी। तो दूरी और समय, ये 2 चीजें ऐसी है कि अगर दूरी और समय एक साथ में है, तो उसमें तीसरी कंडीशन चाल भी जुड़ जाती है। फिर इसमें तीसरी कंडीशन आप चाल भी पता कर सकते हो। यानी एक व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ समय में पहुंचा है, तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी। मैथ्स में इसको कहा जाता है स्पीड या चाल, और चाल होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को अगर सिंपल बेसिक बात में समझा जाए तो यह है कि एकांक समय में, यानी 1 मिनट में, 1 घंटे में या 1 सेकंड में तय की गई जो दूरी होती है उसको चाल कहते हैं। यानी एकांक समय में, मान लीजिए कि यहां से मैं दिल्ली पहुंचता हूं 4 घंटे में, और दिल्ली पहुंचने का जो सफर था मान लीजिए कि वो 1600 किलोमीटर का है। तो 4 घंटे में मैं 1600 किलोमीटर जा रहा हूं, तो 1 घंटे में मैं कितना गया वो मेरी चाल मानी जाएगी, या 1 मिनट में मैं कितना गया वो चाल मानी जाएगी, या 1 सेकंड में कितना गया वो मेरी चाल मानी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम पहुंचते हैं, तो उस एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमने कुछ दूरी तय की है, और उस दूरी को तय करने के लिए हमने कुछ समय लिया है। और उस समय के हिसाब से अगर हम देखें कि भाई 1 मिनट में, 1 सेकंड में या 1 घंटे में हम कितना चलते हैं, तो उसको कहा जाता है चाल। तो चाल का जो बेसिक है वो आपको पता चल चुका होगा कि जो एकांक समय है, यानी एक यूनिट है टाइम की, जो 1 यूनिट है एकांक समय में जो तय की गई दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं? चाल। अब देखिए, आपका जो ये ट्रेन संबंधित टॉपिक है, इसमें आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? इसमें भी यही बातों का ध्यान रखना है कि भाई जैसे एक ट्रेन होगी, तो एक ट्रेन अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो उसको कुछ समय लगेगा। जब समय लगेगा और कुछ दूरी तय करेगी, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी। और इस पूरे टॉपिक में यही आपको या तो दूरी पूछी जाएगी, या फिर आपको समय पूछा जाएगा, या फिर आपको चाल पूछी जाएगी। तो इस पूरे टॉपिक में 3 चीजों पर फोकस करना है आपको। 3 बातों पर ध्यान देना है कि जहां से घूम फिरकर लास्ट में एक ही बात पूछी जाएगी आपको, या तो चाल पूछ ली जाएगी, या फिर इसमें समय पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको इसमें दूरी पूछ ली जाएगी। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है, मतलब इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड किस प्रकार से है कि भाई चाल जो है वो हमेशा दूरी बटा समय के रूप में हम लिखते हैं। दूरी बटा समय के रूप में हम क्या लिखते हैं? चाल लिखते हैं। इसी प्रकार अगर मुझे दूरी पता करनी है, मैंने कह दिया कि मैं यहां से 4 घंटे में पहुंचा हूं, दिल्ली पहुंचा हूं, और मैंने 1 घंटे में 200 किलोमीटर का सफर तय किया है। मान लीजिए कि मैं यहां से 4 घंटे में दिल्ली पहुंचा हूं और 1 घंटे में मैंने 200 किलोमीटर का सफर तय किया है। इसका मतलब 4 घंटे में मैं कितना चला होऊंगा? तो मैं क्या करूंगा? 4 घंटे इंटू 200 किलोमीटर, तो कितना हो गया? 800 किलोमीटर। तो यहां पर दूरी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? दूरी बराबर जितनी भी चाल होती है उसको समय से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके क्या आ जाएगा? दूरी। अब इसी प्रकार अगर आपको समय पता करना है, तो समय क्या होगा? समय बराबर जो दूरी बटा समय है, चाल बराबर जो दूरी बटा समय है। तो समय के लिए आपको चाल को इधर
और समय को इधर एक दूसरे से बदल देना है, तो समय बराबर दूरी बटा क्या आ जाएगा, चाल। इन तीनों फॉर्मूलों को अपने दिमाग में रखना है और इन तीनों फॉर्मूलों के बेस पे ही और थोड़ा सा लॉजिकल बेस पे इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे और प्रश्न पूछे क्या जाएंगे उस पर अपन ध्यान देंगे। उससे पहले अब एक एक कंडीशन पे मैं चलता हूं, चाल को थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा, चाल को थोड़ा और समझाऊंगा। चाल कितने प्रकार की होती है, किलोमीटर पर हॉवर में किस तरीके से चाल होगी, मीटर सेकंड में किस तरीके से चाल होगी, ठीक है। इसी प्रकार आगे अगर अपन देखेंगे तो दूरी है, दूरी कई बार आपको मीटर में दी जा सकती है, कई बार आपको किलोमीटर में दी जा सकती है। समय है तो समय अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। तो तीनों पर अब मैं थोड़ी विस्तृत अगर आपसे चर्चा करूं तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दूरी की, सबसे पहली अगर मैं आपसे बात करूं तो दूरी की, तो देखिए एक ट्रेन एक स्थान से, अब देखो बात यहां पर दूरी की आ रही है, तो एक ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पहुंचती है तो कुछ दूरी तय करेगी। लेकिन अगर मैं कहूं ट्रेन खुद भी, मान लो कि ये ट्रेन 800 मीटर लंबी है, कितने मीटर लंबी है, 800 मीटर लंबी ट्रेन है। तो जब ट्रेन को कहा गया कि भाई, मतलब जब आपको कहा गया कि ट्रेन, ये 800 मीटर लंबी ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है, तब अगर आपको कुछ दूरी दी हुई है तो उस दूरी में ये ट्रेन की दूरी भी जुड़ जाएगी। देखना एक बार, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपके सबसे पहले मैं चाल की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, चाल की। चाल को समझिए कि चाल कितने प्रकार की होती है। अब आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ोगे तो इस पूरे टॉपिक में आपको चाल दो प्रकार से पढ़नी है। एक चाल तो होती है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। एक चाल होती है किलोमीटर पर हॉवर, किलोमीटर पर हॉवर, या किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दो चाल आपको दी होगी, या फिर प्रश्न में आपको कोई भी चाल देखो मिल सकती है, मीटर प्रति सेकंड में भी मिल सकती है और किलोमीटर पर हॉवर में भी मिल सकती है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में आपको दूरी दे दी गई मीटर में, दूरी दे दी गई मीटर में और चाल दे दी गई किलोमीटर में, चाल किस में दे दी गई, किलोमीटर पर हॉवर में, ठीक है ना, और फिर पूछ लिया गया समय, तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें जिस प्रकार से दूरी दी जाती है उसी प्रकार से आपको चाल को बदलना है। क्यों बदलना है, क्योंकि मैथ्स का नियम होता है कि भाई आपके जो यूनिट है वो इक्वल होनी चाहिए। यूनिट इक्वल कैसे होनी चाहिए कि जैसे देखिए, अगर चाल है, चाल को हॉवर मतलब ये मतलब पर हॉवर के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से देखा जा रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी आपके किलोमीटर में होनी चाहिए। अगर चाल अगर मैं कहूँ किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है तो दूरी भी किलोमीटर में होनी चाहिए, तभी आप उस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकोगे, आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दूरी तो मीटर में मिली और चाल आपको किलोमीटर में मिली है, दूरी तो मीटर में मिली और चाल किलोमीटर में मिली है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो दूरी जो आपके जो या तो दूरी है उसको किलोमीटर में चेंज कर दो, या फिर जो किलोमीटर वाली चाल दी हुई है उसको मीटर में चेंज कर दो। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम यह करना है कि प्रश्न में देखना है कि प्रश्न में यूनिट समान है या नहीं है। प्रश्न में यूनिट समान है या नहीं, यानी यूनिट कौन सी, अगर चाल किलोमीटर पर हॉवर में दी हुई है तो यूनिट आपके जो दूरी है वो भी किलोमीटर में दी जानी चाहिए, दूरी किलोमीटर में पूछी जानी चाहिए। अगर आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है तो आपके दूरी भी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, चाल किलोमीटर में दे दी और दूरी मीटर में दे दी। तो जब यूनिट असमान हो तब क्या करना पड़ेगा, आपको चाल को बदलना पड़ेगा, यानी यूनिट को समान लाने के बाद ही प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। जो यूनिट समान होगी तभी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिट समान लाने के लिए आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप, यूनिट समान करने के लिए हमेशा दूरी को देखना है। दूरी जिसमें दी हुई होती है, डिस्टेंस जिस इकाई में दी हुई होती है, डिस्टेंस जो दूरी है जिस यूनिट में दी होती है, किलोमीटर में दी है या मीटर में दी है, उसी के अकॉर्डिंग चाल को बदल देना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि दूरी के अनुसार क्या है, दूरी के अनुसार क्या बदलना है, चाल बदलनी है, चाल को बदलना है। तो जितनी डिस्टेंस दी होती है उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चाल को बदल देना है। अब आप कहोगे सर चाल को कैसे बदले, तो देखो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको क्या दिया हो, दूरी मीटर में,
और यहां पर आपको चाल किसमें दे दी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये तो दोनों अलग अलग हो गए। यानी अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल दी हो तो दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ये मैं इधर लिख देता हूं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी हो तो दूरी किस में होनी चाहिए, दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए। तो ये दोनों होने चाहिए। अगर ये दूरी इस तरीके से है तो चाल ऐसे होनी चाहिए, अगर चाल इस तरीके से है तो दूरी इस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन यहां पर दूरी और चाल दोनों ही अलग अलग है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, प्रश्न में देखना है कि यूनिट समान है या नहीं है। अगर यूनिट समान नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, यूनिट को समान लाना पड़ेगा। और यूनिट को समान कैसे लाएंगे, यूनिट को समान लाने के लिए आपको एक सिंपल सा पैटर्न अपनाना है कि भाई मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में कैसे बदलना है और किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलना है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा ये करना है कि अगर मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ हो और इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किसमें बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। इसी प्रकार अगर किलोमीटर पर आवर दिया हो और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, ध्यान देना इधर, तो आपको दो ही संख्या याद रखनी है इसमें। एक तो याद रखना है 5 और एक याद रखना है 18। एक तो याद रखना है 5 और एक 18। 5 और 18 क्या है आप ध्यान दीजिएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, यानी अब आप देखोगे छोटी इकाई मीटर क्या है, मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है। तो अगर छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है तो बड़े नंबर को ऊपर रख दो, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है तो बड़े नंबर को ऊपर रख दो और छोटा नंबर नीचे रख दो। इसी प्रकार अगर आप देखोगे कि बड़े इकाई को छोटी इकाई में बदलना है, बड़ी इकाई कौन सी है, किलोमीटर, इसको छोटी इकाई में बदलना है तो आप क्या करोगे, 5 जो कि छोटा नंबर है उसको ऊपर रख दो और 18 को नीचे रख दो। तो ये आपको आप इस तरीके से क्या करना है, इसमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो इस प्रकार सबसे पहला काम आपको यह करना है कि प्रश्न दिया हो तो उसमें देखना है चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी, समय, इनमें यह देखना है कि अगर चाल दी हुई है किलोमीटर पर आवर में तो दूरी भी किलोमीटर में दी जानी चाहिए। अगर आपके चाल दी हुई है मीटर प्रति सेकंड में तो दूरी भी किस में दी होनी चाहिए, मीटर में दी होनी चाहिए। अगर इनमें असमानता है, चाल और दूरी में असमानता है तो क्या करना है, सबसे पहला काम चाल को बदल देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिएगा। आप कहोगे कि ये 18/5 और 5/18 कैसे आया, तो इसका बेसिक थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ हो आपको, जैसे 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो 5 किलोमीटर पर आवर यानी 5 किलोमीटर और बट्टा में 1 आवर, प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा, तो ये नीचे 1 आवर लिख दिया। अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो देखिए 5 किलोमीटर, किलोमीटर को जब चेंज करते हैं मीटर में, किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तब किससे, 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, अगर इसी प्रकार में ये जो हॉवर्स दिया हुआ है इसको मुझे सेकंड में बदलना है तो सबसे पहले आपको इसको 60 से गुणा करना पड़ेगा कि भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। उसके बाद वापस आप इसको 60 से गुणा करोगे तब जाके ये सेकंड में बदलेगा। तो जब आप देखोगे कि आगे वाला नंबर तो ऐसा का ऐसा स्थायी है, पीछे 1000/60 × 60 एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब हर बार प्रश्न में आप इसको बदलने के लिए इतनी तो कैलकुलेशन करोगे नहीं, इसलिए डायरेक्टली 5/18 18/5 लिखे जाते हैं। और वो कैसे लिखे जाते हैं इनको देखिएगा। अगर आप देखोगे कि भाई यहां पर इसको काटते हैं तो ये ऊपर से 10 बच गया और नीचे कितना बच गया आपके 36। इसको और काटेंगे आगे तो ऊपर 5 बच जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा 18। ठीक है, तो ये देखिए 5/18 यानी इतना कुछ 1000/60 × 60, ये बार बार मैं लिखूं इसकी बजाय मैं डायरेक्ट ही 5/18 ही तो लिख दूं, क्योंकि आखिर में कट के तो लास्ट में यही बचने वाला है। तो 5/18 ही लिख देता हूं मैं इसको। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 5/18 लिख दिया। अब 5/18 को मैं इस डायरेक्टली 5 से गुणा कर सकता हूं और जो आएगा वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार मीटर प्रति सेकंड है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो संख्याएं तो वही रहने वाली है। ठीक है, संख्याएं तो वही रहने वाली है। लास्ट में आप देखोगे कि ये 3600 ऊपर, मतलब ये जो आपके 18 है वो ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा ये।
ठीक है, मतलब पूरा कट पीट के आपके कितना आ जाएगा 18/5। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे कि भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर हॉवर में चेंज करोगे तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड से गुणा करोगे यानी उसमें चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये बेसिक बात है, ठीक है। तो यहाँ पर समय बचत के लिए हम 18/5 और 5/18 को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। अब ये आपने देखा कि भी सबसे पहले हमको चाल बदलना आना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है कि हमको पता होना चाहिए कि किसी भी जो आपके टाइम एंड डिस्टेंस या ट्रेन संबंधी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें चाल को कैसे बदला जाए, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदले, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदले, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिख दिया, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। सबसे पहला और सिंपल बेसिक सवाल क्या दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड में जब आप इसको बदलोगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको इसी प्रकार चाहिए 72 दिया हुआ है और वो किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो बड़े को छोटे में बदलना है, किस में बदलना है, बड़े को छोटे में बदलना है। तो बड़े को छोटे में बदलना है तो छोटे में बदलने के लिए जो छोटा नंबर है उसको ऊपर रख दो। छोटा नंबर कौन सा है, 5 को ऊपर रख दो, नीचे क्या रख दो, 18 रख दो। 18 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा और ये आ जाएगा आपके 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपने इस चाल को बदल दिया। अगर आप किलोमीटर में देखोगे तो वो ट्रेन 1 घंटे में 72 किलोमीटर दौड़ेगी। अगर आप सेकंड में देखोगे तो 1 सेकंड में 20 मीटर वो आगे चली जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन में और लिखता हूं, जैसे मान लीजिए 75 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। तो 75 मीटर प्रति सेकंड है, इसको मुझे किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मीटर प्रति सेकंड दे रखा है 75 और इसको किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में, यानी छोटी इकाई को किस में बदलना है, बड़ी इकाई में। जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है तब आप क्या करोगे, बड़ा नंबर कौन सा है, 18 है और उसको क्या कर दोगे, ऊपर रख दोगे तो 18/5 आ जाएगा। 5 से इसको गुणा करो, 5 से इसका भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। तो 15 × 18 कर दो आप, 270। तो 270 किलोमीटर पर आवर, यानी उस ट्रेन की चाल कितनी आएगी, 270 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस प्रकार आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हो और ये बदलना पड़ेगा हमको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए पहला स्टेप आपने क्या सीखा, पहला स्टेप सीखा आपने चाल से संबंधित कि भाई इसमें जो भी प्रश्नों में चाल दी जाएगी उस चाल को दूरी के अनुसार हमको क्या करना है, बदल देना है। अगर इकाई समान है तो चाल को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इकाई समान नहीं है तो चाल को बदलना पड़ेगा। और चाल को किससे बदलोगे, दूरी के अकॉर्डिंग। जैसी दूरी दी हुई होगी, आप देखोगे दूरी मीटर में दी हुई है तो चाल को मीटर में बदल दो। अगर मीटर में दी हुई है चाल तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दूरी किलोमीटर में दी हुई है तो चाल को भी किलोमीटर में बदलो। अगर चाल ऑलरेडी किलोमीटर में दी हुई है तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन अब आगे आप देखिए, ये चाल को समझने के बाद क्या इसमें और भी कोई इंपॉर्टेंट बात है जो हमको समझनी आवश्यक है, हाँ समझनी आवश्यक है। और वो आवश्यक है हमको दूरी, यानी ट्रेन संबंधित प्रश्नों में दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे चलते हैं कि मान लीजिए कि एक ट्रेन एक रेलवे स्टेशन को कुछ समय में क्रॉस करती है, इसी किसी स्पीड से बताया जाता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ट्रेन जो है एक लंबी सी चीज है, इसमें क्या है ऑलरेडी इतने सारे डब्बे होते हैं कि उन डब्बों के अकॉर्डिंग इसकी अगर दूरी मापी जाए तो ट्रेन की खुद की भी लंबाई होती है। ट्रेन की क्या होती है, खुद की भी लंबाई होती है। मान लीजिए इस ट्रेन की लंबाई 800 मीटर है। मान लीजिए कि इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 800 मीटर है। और अब मैं ये कहता हूं कि अगर आपको प्रश्न में, ट्रेन संबंधित प्रश्न में
ट्रेन के बारे में जानकारी दी जाए, उसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दूरी के बारे में दी जाए, तो आप दूरी कैसे ज्ञात करोगे? देखना, ट्रेन संबंधित क्वेश्चन में ट्रेन के साथ अगर किसी खंबे को क्रॉस करने की बात आए, किसको? खंबे को। मान लीजिए कि यह ट्रेन है, किसी खंबे को क्रॉस कर रही है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ किसी खंबे को क्रॉस करने की बात आए तो दूरी क्या होगी? तो सबसे पहला अगर मैं कहूं किसी खंबे को, और खंबे की जगह किसी व्यक्ति को भी ले सकते हैं। इस खंबे की जगह एक व्यक्ति भी हो सकता है, इस खंबे की जगह एक पेड़ भी हो सकता है, ठीक है। यानी अगर बात की जाए कि ये जो ट्रेन है इस खंबे को कितने समय में क्रॉस करेगी, या इस व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस करेगी, या फिर इस पेड़ को कितने समय में क्रॉस करेगी, ये 3 कंडीशन मैंने लिख दी। यानी ऐसी वस्तुओं को जिनकी खुद की लंबाई नहीं होती है, तो आप देखोगे इस खंबे की खुद की लंबाई नहीं है, मतलब इस चौड़ाई की बात कर रहा हूं मैं यहां से, मतलब कोई खंबे को अगर उसकी लंबाई खुद की देखे तो 0 है, ठीक है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की लंबाई देखेंगे, यानी कोई व्यक्ति ट्रेन के पास खड़ा है और ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, तो उसकी भी लंबाई 0 मानी जाएगी। अगर कोई ट्रेन किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है तो उसकी भी लंबाई, इस पेड़ की लंबाई को भी 0 माना जाता है। तो वास्तव में लंबाई कितनी हुई, यानी जो दूरी है वास्तव में दूरी कितनी हुई, तो आपको दूरी में वास्तविक दूरी ज्ञात करनी चाहिए। और वो वास्तविक दूरी कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहला, अगर आपको खंबे के बारे में, व्यक्ति के बारे में या पेड़ के बारे में प्रश्न में कहा जाए, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी उसी को दूरी मानना पड़ेगा। उसी को क्या मानना पड़ेगा? दूरी मानना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर ट्रेन की लंबाई है तो उस ट्रेन की लंबाई को ही क्या मानना पड़ेगा? दूरी मानना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो ट्रेन है अब किसी व्यक्ति को क्रॉस ना करके, किसी खंबे को क्रॉस ना करके, किसी पेड़ को क्रॉस ना करके, ये किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। किसको? प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। मान लीजिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मान लीजिए कि एक ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को मैं नाम दे देता हूं, जैसे मान लीजिए जवाई बांध, ओके। और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई में मान लेता हूं 500 मीटर। कितने मीटर है? 500 मीटर। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी ये भी, इसकी खुद की भी लंबाई है, इस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है। और जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो क्रॉस करने का मतलब होता है ट्रेन का जो पहला पहिया है वो इस ट्रेन को खींच के जब तक इस लास्ट पहिए को, सबसे पीछे वाले लास्ट पहिए को इस पूरे प्लेटफॉर्म से बाहर खींच के नहीं ले जाती, तब तक उसको क्रॉस नहीं माना जाएगा। यानी एक ट्रेन जब किसी स्टेशन को क्रॉस करती है तो उसको क्रॉस कब माना जाएगा? जब ट्रेन का पहला वाला पहिया उस पूरी ट्रेन को खींचकर अंतिम वाले पहिए को उस प्लेटफॉर्म से बाहर खींच के ले जाएगी, तब उसको क्रॉस माना जाएगा। यानी एक ट्रेन एक जो प्लेटफॉर्म है उसको क्या कर रही है? पार कर रही है, या क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। अब इस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर प्लेटफॉर्म की खुद की भी लंबाई है, और यहां पर मैं ये कह देता हूं, मान लिया कि ये ट्रेन है 800 मीटर लंबी। ये ट्रेन कितने मीटर लंबी है दोस्तों? बताइए कितने मीटर लंबी है? 800 मीटर लंबी है। और यहां पर जो प्लेटफॉर्म है वो कितना है? 500 मीटर लंबा है। तो इस पूरी कंडीशन में जो दूरी होगी वो दूरी मानी जाएगी प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी। इनकी जो लंबाई है, इन दोनों की लंबाई को जोड़ने पर टोटल दूरी आएगी। तो यहां पर अगर आप देखोगे प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर और ट्रेन की है 800 मीटर, तो जो वास्तव में टोटल दूरी है, जो टोटल डिस्टेंस है या टोटल जो दूरी है वो कितनी मानी जाएगी? 800 और 500 1300 मीटर। कितनी मानी जाएगी? 1300 मीटर। यानी अब आपको इस प्रश्न में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितनी लेनी पड़ेगी? 1300 मीटर लेनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब इसी प्रकार, अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि कोई ट्रेन है वो किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, किसी पुल को क्रॉस कर रही है, तो अगर पुल को क्रॉस कर रही है तो यहां पर मान लीजिए कि ये ट्रेन है इस पुल को क्रॉस कर रही है, इस पुल को क्रॉस कर रही है,
और इस पुल की लंबाई अगर मैं आपको कहूं तो इस पुल की लंबाई मान लीजिए कि 1000 मीटर है। यानी 1000 मीटर लंबा ये पुल है। कितना मीटर लंबा है? 1000 मीटर लंबा ये पुल है। अब इस पुल को अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब तक उस ट्रेन का अंतिम पहिया पूरी तरीके से इस पुल से बाहर नहीं चला जाता उसको क्रॉस नहीं माना जाएगा, उसको पार नहीं माना जाएगा। यानी ये ट्रेन जब इस पूरे के पूरे ब्रिज पर या इस पूरे के पूरे पुल पर चलती हुई इसका अंतिम पहिया इस पुल से बाहर आ जाएगा, इस ट्रेन का अंतिम पहिया इस पुल से बाहर आ जाएगा, तब जाके इसको माना जाएगा कि इस ट्रेन ने क्या किया है, इस ब्रिज को क्रॉस किया है। तो इस पूरी कंडीशन में अगर आप देखोगे तो जिस ऑब्जेक्ट की, जिस वस्तु की खुद की भी लंबाई होती है और ट्रेन की भी लंबाई है, तो टोटल दूरी में जब भी आपको पुल की बात की जाए तो जो टोटल दूरी है उसमें भी आपको यही करना है। पुल की बात कर दी तो टोटल जो दूरी है उसको क्या मानना है, टोटल दूरी बराबर पुल प्लस रेलगाड़ी। यानी 1000 मीटर का अगर पुल है तो 1000 मीटर प्लस मान लो कि ये रेलगाड़ी है वो 500 मीटर की है। मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी कितनी है, 500 मीटर की है। और ये 500 मीटर की रेलगाड़ी इस 1000 मीटर लंबे पुल को कितने समय में क्रॉस करेगी? अगर ये आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करोगे, इसमें दूरी सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, दूरी ज्ञात करोगे, यहाँ पर 500 और 1000 को जोड़ दोगे और ये आ जाएगा आपका 1500 मीटर। ओके, चलिए नोट करिए इसको। ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर इसी प्रकार आपको किसी ट्रेन को किसी सुरंग के अंदर से क्रॉस करवाना है, यानी कोई ट्रेन अगर किसी सुरंग को क्रॉस कर रही है तो इस सुरंग की खुद की भी लंबाई होती है। मान लीजिए कि ये एक सुरंग है, ये क्या है, एक सुरंग है और इस सुरंग को क्रॉस करना है। अब इस ट्रेन को, किसको, इस ट्रेन को, इस सुरंग को क्रॉस करना है। तो अगर मैं कहूं कि माना कि इस ट्रेन की लंबाई 800 मीटर है और इसी प्रकार इस सुरंग की लंबाई अगर मैं कहूं 1.5 किलोमीटर है, तो बताइए टोटल दूरी कितनी होगी। तो जिस ऑब्जेक्ट की खुद की भी दूरी होती है तो ट्रेन रिलेशन वाले क्वेश्चन में टोटल दूरी में वो दोनों दूरियां क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, दोनों दूरियां जुड़ जाती है। यानी ट्रेन को, जो ट्रेन की चाल है वो खुद की लंबाई के बराबर भी मतलब ट्रेन को खुद की लंबाई के बराबर भी चलना है और ट्रेन को उस जो पूरी सुरंग दे रखी है या जो पूरा पुल दे रखा है उसको भी क्रॉस करना होगा। अब अगर यहाँ पर सुरंग की बात की जाए, ये क्या है, यहाँ पर सुरंग है, तो टोटल दूरी क्या होगी, टोटल दूरी होगी 1.5 किलोमीटर प्लस 800 मीटर। अब यहां पर देखिएगा 1.5 किलोमीटर का मतलब होता है 1500 मीटर प्लस 800 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, 2300 मीटर। यानी अगर आप देखोगे तो टोटल दूरी क्या मानी जाएगी, इसमें 2300 मीटर मानी जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको दो ट्रेन आमने सामने मिल रही है कि भाई दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तब भी, या फिर दो ट्रेन में से एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो दोनों ऑब्जेक्ट की उनकी खुद की लंबाई होती है, इसलिए उन दोनों ट्रेनों की लंबाई को आपको जोड़ना है तभी जाके आपको टोटल डिस्टेंस मिलेगी। यानी अगर ऐसी कंडीशन दी हो जिसमें दो ट्रेन है, मान लो कि ये ट्रेन है और इस ट्रेन की लंबाई है 800 मीटर और ये दूसरी ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई है 600 मीटर और ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, तो एक दूसरे के आमने सामने आने पर इन दोनों की जो दूरी है वो क्या मानी जाएगी, इन दोनों की दूरी को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जो ट्रेन फर्स्ट है उसमें ट्रेन सेकंड को जोड़ देना है। ट्रेन फर्स्ट मान लो कि 800 है और ट्रेन सेकंड मान लो कि 600 है, तो आपको टोटल डिस्टेंस कितना मानना पड़ेगा, 1400 मीटर। तो इस प्रकार दो ट्रेन जब आमने सामने आती है तब इनकी दूरी जो है, डिस्टेंस है, वो अलग हो जाएगी। इसी प्रकार जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को या फिर जब ट्रेन किसी पुल को क्रॉस कर रही है
तब भी उसकी जो दोनों की दूरी है उन दोनों की दूरियों को जोड़ना पड़ेगा। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म की खुद की लंबाई होती है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको टोटल दूरी मिलेगी और फिर आपका आंसर सही आएगा। ओके, चलिए अब देखिए इसमें एक नेक्स्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन को हम समझने जा रहे हैं और वो भी आपके चाल से संबंधित ही है। वो भी किससे संबंधित है? चाल से संबंधित ही है। और ये जो कंडीशन है उस कंडीशन को कहा जाता है सापेक्ष चाल। क्या कहा जाता है? सापेक्ष चाल। और ये सापेक्ष चाल कब काम आती है? जब दो ऑब्जेक्ट या फिर जब दो ट्रेनें एक साथ चल रही हो, या दो व्यक्ति एक साथ दौड़ रहे हो, या दो गाड़ियां एक तरफ एक दूसरे के सामने या एक दूसरे के विपरीत चल रही हो। यानी जब दो ऑब्जेक्ट गतिमान होते हैं, जब दो वस्तुएं गतिमान होती है, तब उनके बीच में सापेक्ष चाल को निकाला जाता है। और इस सापेक्ष चाल को मैं रियल स्पीड के नाम से कहता हूं। इस सापेक्ष चाल को मैं क्या कहता हूं? रियल स्पीड। इस सापेक्ष चाल को मैं किससे समझाता हूं? रियल स्पीड के रूप में समझाता हूं। रियल स्पीड का मतलब अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि ये जो ट्रेन है, मान लीजिए कि ये जो पहले वाली ट्रेन है, इस ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार मैंने कहा ये दूसरी ट्रेन इसके सामने आ रही है और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताइए, जब ये दोनों ट्रेनें आमने सामने आ रही है, मान लो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रही है और एक दूसरे से टकरा जाए, आमने सामने आ रही है, तो जब दो ट्रेनें आमने सामने आती है तो उनकी जो बीच की जो उनकी टोटल डिस्टेंस बीच की दूरी होती है, वो टोटल जो डिस्टेंस होती है उनकी सापेक्ष चाल के द्वारा पूरी की जाती है। या फिर मैं ये कहूं कि जब दो ट्रेनें आमने सामने आती है और आमने सामने के आने के बाद अगर वो एक दूसरे से टकरा जाए, तो बताइए कि भाई उनके बीच में वास्तविक चाल कितनी होगी, कितनी स्पीड से एक दूसरे से टकराई है। आप ऐसा नहीं कहोगे कि सर इनके बीच में टक्कर 60 की स्पीड से हुई है, 40 की स्पीड से हुई है। नहीं, दोनों जब टकराई है तो उनके बीच की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर मानी जाएगी। 60 और 40, 60 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, यानी इन दोनों के बीच में जो टकराव होगा वो 100 किलोमीटर वाली स्पीड के हिसाब से होगा। यानी इनके बीच का जो डैमेज होगा वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की जो ट्रेन का होता है वही डैमेज इनके बीच में होगा। अब अगर मैं बात करूं, ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के सापेक्ष चल रही है, सापेक्ष मतलब एक ही दिशा में चल रही है, तो मान लीजिए अब मैं दिशा चेंज कर देता हूं। अब मान लीजिए कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के समान दिशा में चल रही है, तो समान दिशा में मान लो कि ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है। अब इस पहले वाली ट्रेन की स्पीड मान लो कि 40 किलोमीटर पर आवर है और ये 1 घंटे पहले रवाना हो गई है। 1 घंटे पहले रवाना हुई है तो कुछ दूरी तो इसने तय की होगी कि नहीं होगी। अब मान लो कि इसके पीछे से दूसरी ट्रेन इस स्पीड से इसके पीछे जा रही है, तो बताओ ये ट्रेन इसको किस स्पीड से पकड़ेगी? आप कहोगे सर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको पकड़ेगी। नहीं, ये इसको पकड़ेगी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड है उसको समझिए। सापेक्ष चाल कितनी चल रही है? सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कैसे? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो देखिए ये 40 की स्पीड से चल रही है और ये भी 40 की स्पीड से चलती, तो 40 और 40 तो कभी भी एक दूसरे को ये ट्रेन कभी पकड़ पाती क्या? नहीं। 1 घंटे पहले ये रवाना हुई, 40 की स्पीड से चल रही है, 1 घंटे बाद ये रवाना हुई, ये भी 40 की स्पीड से चल रही है, तो बस इनके बीच में जितना डिस्टेंस है वो हमेशा रहेगा। लेकिन अगर मैंने इसकी स्पीड 60 कर दी तो इसका मतलब 40 होती तब तो कोई बात नहीं थी, ये 40 ये 40, इनके बीच में जितना गैप है वो उतना हमेशा रहता। लेकिन अब इस ट्रेन की स्पीड कितनी बढ़ गई? 20 किलोमीटर बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? प्लस 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गई। यानी अब 20 किलोमीटर की स्पीड से वो क्या करेगी? उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करेगी, आगे वाली ट्रेन। तो वास्तव में इनके बीच में चाल कितनी है? वास्तव में इनके बीच में जो सापेक्ष चाल है वो कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यानी जब दो ट्रेन अगर विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तब तो क्या करना पड़ता है? चाल 1 को प्लस चाल 2 को जोड़ देना है। और इसी प्रकार अगर दोनों समान दिशा में है, किस दिशा में है? समान दिशा में है, तो
दोनों का अंतर लेना है, दोनों जो चाल है उनका क्या करना है, आपको अंतर करना है या फिर अंतर लेना है। इस बात को आप समझिएगा। आया समझ में कि नहीं? ये दो बातें, यानी जब ट्रेनें आमने सामने आ रही है तो आपको देखो, प्रश्न में, एक ही प्रश्न में आपको दो दो चाल मिलेगी। ये ट्रेन भी चल रही है, ये ट्रेन भी चल रही है, इसकी चाल दे दी, इसकी चाल दे दी, तो आपको तो प्रश्न हल करने के लिए एक चाल चाहिए, तो सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। सापेक्ष चाल कैसे निकालोगे? जब दो ट्रेन आमने सामने आ रही है तो उनकी चालों को जोड़ना है। जब दो ट्रेन एक दूसरे की मतलब एक ही दिशा में जा रही है, समान दिशा में चल रही है, तो बड़ी वाली चाल में से छोटी वाली चाल को माइनस करना है, जो आएगा वो क्या है, सापेक्ष चाल मानी जाएगी। ठीक है। अब ये सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में होते हैं, इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो बाइक पे चला गया और बाइक पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चला गया और 1 घंटे पहले रवाना हो गया, यानी 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर तो आगे चला गया आपसे। अब आप पीछे बाइक लेके उसके रवाना हो रहे हो। मान लीजिए वो फोन भूल गया है, फोन आप उसको देने के लिए उसके पीछे रवाना हो गए। अब उसके पीछे रवाना हो गए तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी है, आपने भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगा दी, तो क्या आप उसको पकड़ पाओगे? कभी नहीं पकड़ पाओगे। तो आपको अपनी रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल या फिर रियल स्पीड वो बढ़ानी पड़ेगी। सापेक्ष चाल को कैसे बढ़ाओगे? आप क्या करोगे, अपने बाइक का एक्सीलेटर और तेज कर दोगे। उसकी 60 स्पीड है तो आपने क्या कर दी, 100 की स्पीड कर दी या फिर 80 की स्पीड कर दी। तो जितनी आप 60 से ज्यादा स्पीड करोगे, उस स्पीड से धीरे 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 उसको पकड़ लोगे। आया समझ में? ठीक है। तो ये होता है सापेक्ष चाल, नोट करिएगा इसको। दोस्तों देखते हैं अब जो क्वेश्चन दिए हो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें अपन, और उनको आपको सबसे पहले बेसिक लेवल पर किसी भी टॉपिक को समझना है तो उसका टॉपिक का जो बेसिक है वो समझना चाहिए, जो कि मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद अब मैंने जब आपको बेसिक समझा दिया तो कुछ इसके जो क्वेश्चन है उसको बेसिक लेवल पे सॉल्व करो, उसको समझ समझ के सॉल्व करो, उन प्रश्नों की बेस जो है उसको समझो। और एक बार अगर आप किसी भी टॉपिक के 15 से 20 क्वेश्चन बेसिक लेवल पे उसको अच्छी तरीके से समझ के सॉल्व कर लेते हो, तो उसके बाद उस टॉपिक के कई सारे क्वेश्चन पे आप अच्छी तरीके से स्पीड में दूसरे कई जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो गणित को बेहतर करने का तरीका यही है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। गणित को अगर आपको बेहतर करना है तो उस प्रश्न को उस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझो, और बेसिक जब आपका समझ में आ गया, पूरा उस टॉपिक का बेसिक क्लियर हो गया, तो उसके बाद उनके प्रश्नों को एज वैसा का वैसा बेसिक से सॉल्व करना शुरू करो। जैसे यहाँ पर आपने चित्रों से इस पूरे टॉपिक को समझा है, अब आगे यहाँ पर भी आप क्या करो, चित्रों से ही इस प्रश्नों को, थोड़े कुछ प्रश्नों को समझो, और एक बार जब टॉपिक में आपकी पकड़ बन जाए उसके बाद आप स्पीड में टॉपिक को सॉल्व करना शुरू करो। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्या दिया हुआ देखिए। प्रश्न दिया हुआ है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक टेलीफोन के खंबे को कितने सेकंड में पार कर लेगी, और उसको पार करने का, क्रॉस करने का समय आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, मैं अगर आपको इसको डायग्राम से बनाऊं तो यहाँ पर एक टेलीफोन का खंबा है, और इस टेलीफोन के खंबे को कौन क्रॉस कर रहा है, एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, और इस ट्रेन को क्रॉस करने में इसको कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 3 चीजों पर फोकस करना है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई। दूसरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसकी स्पीड दी हुई है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। और आगे किसको क्रॉस कर रही है, एक टेलीफोन के खंबे को क्रॉस कर रही है, इसका समय आपको इसमें बताना है। क्या पूछा गया है, समय। तो समय क्या होता है, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब उससे पहले, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था, किसी भी प्रश्न को पढ़ने से पहले आप देखो कि भाई इसमें यूनिट समान है या नहीं है, यूनिट क्या दी हुई है उसको देखना जरूरी है। अगर यूनिट उसमें इक्वल दे रखी है तो उस प्रश्न को अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यूनिट नहीं दी हुई है समान, तो आपको यूनिट समान करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर जो चाल है वो किलोमीटर पर हावर में मिल रही है, और जो दूरी है वो मीटर में मिल रही है। मैंने पहले ही बता दिया, यूनिट समान नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी को, दूरी के अकॉर्डिंग ही चाल को बदलना पड़ेगा। दूरी किस में दे रखी है, आपको मीटर में दे रखी है, तो चाल को भी किस में बदल दो आप, मीटर प्रति सेकंड में। अब एक बात बताइए, 24 किलोमीटर पर हावर है, इसको आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलोगे, तो
तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इस 24 को गुणा करना पड़ेगा। देखिए बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है तो छोटा नंबर 5 ऊपर और 18 नीचे। कौन से पार्ट से कट रहा है 24 और ये 6 चौक 24, 6 तिया 18, ऊपर आपके आ गया 20 और नीचे बच गया 3। तो 20/3 मीटर प्रति सेकंड में चाल बदल गई। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखना है कि भाई किलोमीटर पर हॉवर में और मीटर में अलग अलग दे रखे हैं दोनों यूनिट, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया, चाल को बदल दिया। चाल किस में आ गई आपको, चाल मिल गई आपको अब मीटर प्रति सेकंड में। तो अब आपको पूछा गया समय ज्ञात करिए, तो समय ज्ञात करने के लिए आपको दूरी को ऊपर रखना है। बताइए दूरी क्या होगी, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करेगी तो दूरी क्या होगी। मैंने बताया था जब कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करेगी तो दूरी क्या होती है, जो ट्रेन की लंबाई होती है उसी को क्या माना जाता है, दूरी मानी जाती है। तो ट्रेन की लंबाई है उसी को दूरी माना जाएगा। तो दूरी आपको कितनी मिल गई, 100 मीटर। अपॉन में आपको चाल देखो नई मिल गई है, चाल कितनी है, मीटर प्रति सेकंड में लिखनी पड़ेगी, नई वाली चाल लिखनी पड़ेगी। अब आपको चाल कितनी लिखनी है, 20/3। तो ये 20/3, 3 को आप यहां पर ऊपर ले जाओगे तो ये 100/20 गुणा 3 इधर आ जाएगा। ये कितना आ गया, 5, तो ये 15, कितना आ गया 15, और मीटर प्रति सेकंड में चाल थी तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 सेकंड। कितना आ जाएगा, 15 सेकंड। डी ऑप्शन इसका सही है। क्या है इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन दिया हुआ है 137 मीटर और 163 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर 42 की स्पीड से और 48 की स्पीड से चल रही है, एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगी। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछा गया एक की, मतलब इसमें अगर मैं कहूं कि भाई एक ट्रेन है वो 137 और दूसरी कितनी है 163, और एक की स्पीड कितनी है 42 की स्पीड और दूसरे की कितनी है 48 की स्पीड, और एक दूसरे की ओर समांतर रूप से मतलब चल रही है, तो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगी। तो आगे मैंने आपको जिस तरीके से बताया था वैसे ही, जैसे मान लो कि ये दो ट्रेन है और ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, और इस एक ट्रेन की लंबाई है 137 मीटर और इस ट्रेन की लंबाई है 163 मीटर। ये जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, और इसमें यह भी दे रखा है कि इन ट्रेनों की जो स्पीड है, पहली वाली ट्रेन की स्पीड दे रखी है 42 किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाले की स्पीड दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए दो ट्रेन है एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, दो स्पीड भी दे दी है आपको और दोनों ट्रेनों की लंबाई भी दे दी है। तो सबसे पहला आपको बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है, चाल कैसे निकालेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे और समय कैसे निकालेंगे। चाल क्या होती है, जब दो ट्रेनों की बात कर दी जाए, मैंने कहा था दो ऑब्जेक्ट जो दोनों ही गतिमान है आमने सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उसमें सापेक्ष चाल ज्ञात करना पड़ेगा। तो बताइए कि जब दो ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने आ रही है तो उनकी चालें जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ेगी, चालें जुड़ जाएगी, और इनकी चाल हो जाएगी 42 + 48, ये हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ये 90 किलोमीटर पर आवर क्या है, सापेक्ष चाल है इन दोनों ट्रेनों की आमने सामने। समानांतर पटरियों पर एक, समानांतर पटरियां मतलब आमने सामने तो नहीं टकराएगी ना, समानांतर मतलब एक पटरी पास में एक पटरी पास में, लेकिन एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। ठीक है, क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो देखिए दो पटरियां समांतर, दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। तो अब यहां पर इन दोनों ट्रेनों की लंबाई 137 मीटर और 163 मीटर है। अब आपको कहा गया ये एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगी, तो आपको क्या पूछ लिया गया, समय पूछ लिया गया। तो जब आपको समय पूछ लिया गया तो आपको क्या मिलना चाहिए, दूरी पता होनी चाहिए और आपको चाल पता होनी चाहिए। तो देखिए चाल तो आपको मिल गई 90 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद एक बात ये भी देखिए कि चाल किसमें दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, और आपको यहां पर ये किसमें दे रखा है, मीटर में, ये किसमें दे रखा है, मीटर में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रेनों की लंबाई या दूरी जो है वो मीटर में मिल जाए तो चाल को भी किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में। और चाल को मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे आप, इस 90 का गुणा कर दोगे किससे, 5/18 से, किससे 5/18 से, तो 18 पंजे और ये आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड।
तो चाल कितनी आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड। तो 25 मीटर प्रति सेकंड ये आपके चाल आ गई। दूरी देखिए, जब दो ट्रेन, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के आमने सामने और खुद की उनकी लंबाई है, तो 137 प्लस 163, 137 भी जुड़ जाएगा 163 के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा आप इसमें देखिए, 7 इसमें जुड़ गया 70, 30 और ये 300, कितना आ गया 300 मीटर। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि आपको टोटल दूरी मिल चुकी है, ट्रेनों को कितना चलना है। यानी ये 300 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कब करेगी। क्रॉस का मतलब ये हुआ कि पहली वाली ट्रेन का लास्ट वाला पहिया और दूसरी वाली ट्रेन का लास्ट वाला पहिया जब एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, पहली वाली ट्रेन का लास्ट वाला पहिया और दूसरी वाली ट्रेन का लास्ट वाला पहिया एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, तब ट्रेनें ऑटोमेटिक एक दूसरे से पूरी तरीके से क्रॉस हो जाएगी। तो पहले वाली ट्रेन के लास्ट वाले पहिए और दूसरी वाली ट्रेन के लास्ट वाले पहिए के बीच में दूरी कितनी है, यहां से यहां तक 137 और यहां से यहां तक 163। तो टोटल दूरी कितनी हो गई आपके 300। और सापेक्ष चाल कितनी हो गई आपके, ठीक है, ये सापेक्ष चाल आपको कितनी मिल रही है, सापेक्ष चाल मिल रही है 25 मीटर प्रति सेकंड। तो समय ज्ञात करिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 300, चाल कितनी है 25, भाग दे दो इसमें इसका, ठीक है। तो ये आपके चला जाएगा 12 बार, ठीक है। तो यहां पर समय कितना लग जाएगा 12 सेकंड लग जाएगा। 12 सेकंड में ये ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर देगी। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, इस पूरे प्रश्न को समझने से पहले बेसिक लेवल पे आप इसको समझ रहे हो, तो बेसिक लेवल पर आप इस तरीके से डायग्राम बना के इसको समझिए, और एक बार जब समझ में आ जाए तो इसका शॉर्ट पैटर्न आप अपना सकते हो, ठीक है। अब इस पूरे प्रश्न को एग्जाम में अगर आपको करना है तो देखते ही जब आपने इसको पढ़ा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन खूब सारे आपने किए, तो आप क्या करोगे, आपको पता चल जाएगा 163 137 को जोड़ना है, डायरेक्ट यही जोड़ दोगे आप इसको, ये 300 हो गया। फिर आप करोगे ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है, ये हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। आपने देखा ये मीटर में था, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको चेंज कर दिया, ये आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। और फिर आपने देखा कि समय पूछा है और टोटल दूरी आपके 300, चाल आपके पास 25, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 300 में 25 का भाग दे दिया, ये 300 बटा 25 बराबर 12। तो एग्जाम में सिर्फ आपको 1 2 3 4 स्टेप पे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि उससे पहले जब आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ रखा है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या है, बेसिक तरीके से समझे हुए प्रश्न के हिसाब से कोई भी प्रश्न को एग्जाम में बहुत सही तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो प्रश्न में आपको मैं एक प्लेटफॉर्म बना के बताता हूं कि ये प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इस 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 मीटर प्रति सेकंड तथा एक विद्युत खंबे को 5 मीटर प्रति सेकंड से पार करती है या क्रॉस करती है ट्रेन की लंबाई बताइए। तो अब यहां पर कंपैरिजन वाला आपको प्रश्न पूछ लिया है, यानी ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को अगर मैं कहूं कि ये जो ट्रेन है, एक बार तो ये ट्रेन एक बार तो इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है, कितने टाइम में, इस प्लेटफॉर्म को अगर ये क्रॉस करे ट्रेन तो 20 सेकंड में करती है। एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस करती है। कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। इसी प्रकार आगे दिया हुआ एक विद्युत खंबे को 5 सेकंड में क्रॉस करती है। अगर इसी ट्रेन को अगर इसी ट्रेन को, कौन सी ट्रेन, ये वाली ही ट्रेन, इसी ट्रेन को अगर मैं इस विद्युत खंबे से क्रॉस करवाऊं तो उस कंडीशन में कितना समय लगता है, इसको 5 सेकंड का समय लगता है। उस कंडीशन में कितना समय लगता है, इसको 5 सेकंड का समय लगता है। तो ये पूछ रहा है बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगी, क्या पूछा गया है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब इन दोनों कंडीशन में देखिए, दोनों कंडीशन में इक्वल क्या है, ट्रेन है, कॉमन क्या है, ट्रेन है। ट्रेन, यही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है, यही ट्रेन इस खंबे को भी क्रॉस कर रही है। तो दोनों कंडीशन में अगर यहां पर देखो, अब यहां पर इन प्रश्नों को सॉल्व करने का बेसिक लेवल में बताता हूं। अगर यहां पर खंबा है और यहां पर कोई पेड़ होता,
इस यहां पर कोई पेड़ होता और यहां पर क्या है, खंबा, तो दोनों कंडीशन में ट्रेन तो वही थी, तो इस प्लेटफॉर्म इस खंबे को पार करने में 5 सेकंड लग रहा है, तो यहां पर पेड़ होता तो उसको भी पार करने में 5 सेकंड ही लगता, लेकिन ट्रेन को ज्यादा टाइम लग रहा है। यहां पर कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 15 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। 5 सेकंड था, 20 सेकंड हो गए, 15 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। ये 15 सेकंड क्यों ज्यादा लगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म खुद भी तो लंबा होगा, इस प्लेटफॉर्म की खुद की भी तो लंबाई होगी, इसी वजह से ट्रेन को ज्यादा समय लगा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे कंपैरिजन में कुछ भी दूरी मिल जाए और कितने समय में उसको क्रॉस किया, तो मैं चाल निकाल सकता हूं। तो यहां पर देखिए, मैं शॉर्ट पैटर्न से पहले इसको बताता हूं कि आप कंपैरिजन करिए। अगर ये ट्रेन इस खंबे को क्रॉस करती है तो 5 सेकंड लगते हैं, और यही ट्रेन अगर इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिए तो 20 सेकंड लग रहे हैं। भाई ये 20 सेकंड क्यों लग रहे हैं, 15 सेकंड ज्यादा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि इसकी लंबाई की वजह से ज्यादा लग रहे हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है, 300 मीटर, और कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, एक्स्ट्रा टाइम देखना है 15 सेकंड, कितना 15, यानी ट्रेन को 15 सेकंड का टाइम लग रहा है 300 मीटर को पूरा करने में। तो ट्रेन की वास्तव में स्पीड पता चल जाएगी आपको, ये 20 बार 20 मीटर प्रति सेकंड। ये तो बिल्कुल कमाल हो गया, आपको मतलब डायरेक्टली पता चल गया कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ये आपको पता चल गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की स्पीड आपको पता चल गई। तो पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई बताओ। तो ट्रेन की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हो, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई के बराबर ही चलती है। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को किसी टेलीफोन के खंबे को, किसी पेड़ को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई के बराबर ही चलती है। अब आपको ट्रेन की स्पीड पता चल गई 20 मीटर प्रति सेकंड, तो बताइए इस खंबे को क्रॉस करने में कितना सेकंड लगेगा, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में जितनी ट्रेन चलेगी वो उस ट्रेन की लंबाई है खुद की। तो ट्रेन की लंबाई बराबर, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या आएगा, 5 × 20 कर दो, कितना आ गया, 100 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। यह आपका आंसर आ गया, ये आंसर। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल प्रश्न जो था वो बेसिक लेवल था। अब इसी प्रश्न को अगर मैं फॉर्मूला बेस से सॉल्व करूं तो भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको कंपैरिजन करो कि अगर ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं करती तो उसको 5 सेकंड ही लगता। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो 20 सेकंड लग रहा है, तो भाई 5 सेकंड ही लगना चाहिए था ना, 20 सेकंड क्यों लगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म की खुद की भी लंबाई है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को और ज्यादा टाइम लगा होगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को और ज्यादा टाइम लगा होगा। तो कितना टाइम लगा, 15 सेकंड ज्यादा टाइम लगा। तो कितने 15 सेकंड ज्यादा टाइम लगा है कितनी दूरी तय करने में, 300 मीटर तय करने में। तो 300 में 15 का भाग दे दिया, 4 बराबर दूरी बटा समय 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और ये 20 मीटर प्रति सेकंड किसकी चाल हो गई, आपके ट्रेन की चाल हो गई। आया समझ में। और ट्रेन की चाल को फिर आपने क्या कर दिया, टेलीफोन के खंबे से कंपैरिजन वाले टाइम से गुणा कर दिया, आपको इसकी पूरी की पूरी ट्रेन की लंबाई पता चल गई। नहीं बैठा दिमाग में, ये क्या बैठा, ये बेसिक बताया मैंने। अब देखो इसको फॉर्मूला बेस से करके बताता हूं। फॉर्मूला बेस कैसे करोगे, कि कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला से करने की, चलिए बता देते हैं फॉर्मूला से। देखिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा फॉर्मूला बेस से सेटअप करके आपको सॉल्व करवाते हैं, तो देखिए कैसा होगा। आपको पता है कि दोनों कंडीशन में ट्रेन तो इक्वल है। इस देखो यहां से यहां तक की प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर, और इसको मैं हटा देता हूं एक बार, ये 20 मीटर अभी नहीं ज्ञात करना है। और इस ट्रेन की लंबाई पूछिए, किसकी पूछिए, ट्रेन की लंबाई। तो माना कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, x। ठीक है, माना कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, x। तो पहली कंडीशन में एक बात बताइए, पहली कंडीशन में दूरी कितनी हो जाएगी, इस कंडीशन में दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी 300 प्लस x। इस कंडीशन में दूरी कितनी हो जाएगी 300 प्लस x, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था चित्रों से, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई को जोड़ना है, बताया था। अब आप देखिए
कि इसी में ये ट्रेन इस खंबे को क्रॉस कर रही है, तो मैंने इसमें भी बताया था टोटल दूरी कैसे ज्ञात करोगे। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी टेलीफोन के खंबे को, किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लंबाई को ही दूरी माना जाता है। तो अब इस कंडीशन में दूरी क्या आएगी, x आएगी। इसमें दूरी x आ गई, इसमें ये आ गई। अब एक बात बताइए, इसमें कितना समय लग रहा है, इसमें आपको समय लग रहा है 20 सेकेंड। इसमें कितना समय लग रहा है, इसमें समय लग रहा है 5 सेकेंड। अब दोनों को कंपैरिजन करिए, अगर दूरी इंटू समय करोगे तो क्या आएगा आपको, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपको जैसे चाल निकालोगे, सॉरी दोनों कंडीशन में क्या होगा, अब इसको कंपैरिजन करिए तो दोनों कंडीशन में चाल बराबर होगी, क्योंकि यही ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, यही ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, तो भाई ट्रेन की स्पीड तो बराबर ही होगी, ट्रेन तो वही है, भले इसको इससे क्रॉस करवा दो या इससे क्रॉस करवा दो। तो इस तीसरी कंडीशन में चाल ज्ञात करोगे आप, इसमें भी आप चाल ज्ञात करोगे, तो जो इसकी चाल और इसकी चाल आएगी वो दोनों बराबर ही होगी। तो पहली कंडीशन में चाल क्या आएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 300 प्लस x बटा 20। दूसरी कंडीशन में चाल क्या आएगी, x बटा 5। अब इन दोनों को बराबर रख दो, तो 300 प्लस x बटा 20 बराबर x बटा 5। ये दोनों क्या कर रख दिया आपने, बराबर रख दिए, इसको और इसको बराबर, क्योंकि ये चाल किसकी है, ट्रेन की, ये चाल किसकी है, ट्रेन की। अरे भाई ट्रेन तो वही है, तो दोनों चाल तो उसी की हुई, तो दोनों को मैंने बराबर रख दिया। अब इसको काटो आप, तो काटने से 5 एकम 5 और ये 5 चौक 20, ठीक है। ये 4 उधर गुणा हो गया तो कितना बच गया, 4x। ये 1 उधर गुणा हो गया तो कितना बचा, 300 प्लस x। अब वही क्या करना है, 4x माइनस x बराबर कितना आ गया, 300। ये x इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया, 3x बराबर 300। तो x बराबर कितना आ गया, 300 में 3 का भाग, तो 300 में 3 का भाग कितना आ गया, 100 मीटर। ये इसका आंसर है। आया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेसिक पैटर्न से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और किसी फॉर्मूला बेस से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये पूरा बेसिक मेथड प्लस शॉर्ट मेथड सारा का सारा आपके चल रहा है, और इस तरीके से अगर आप मैथ को पढ़ते हो तो आराम से कोई भी टॉपिक व्यवस्थित तरीके से आप हमेशा कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो।